नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की करेंगे। तो पूरे देश में जैसा कि आप जानते हैं नवरात्र की धूम है। कहीं मां भगवती की आराधना में भक्त लीन है तो कहीं नवरात्र में गरबा के धुन पर भक्त मस्ती करते झूमते नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमारी जो सबसे पहली गुड न्यूज है वो है मां जगदंबा के दरबार में भक्तों को आशीर्वाद। आपको बता दें कि देश भर में नवरात्र का उल्लास है। मां दुर्गा के दरबार में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। मंदिरों में सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और भक्त मां के दर्शन के लिए घंटों इंतजार कर रहे हैं। लेकिन भक्तों के चेहरों पर खुशी है, उत्साह है, क्योंकि मां से मिलने की शुभ घड़ी आ गई है। तो 6 तस्वीरें आपको हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, प्रयागराज, अयोध्या और भी दूसरी जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आई है इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से हर मंदिर को फूलों से, लाइट से, अलग अलग कलर से सजाया गया है और अलग अलग थीम पर पंडाल बनाए हैं जो कि बेहद भव्य हैं और दिव्य हैं। खास करके कोलकाता के पंडालों की तो बात ही क्या करनी, वहां पर महीनों से काम शुरू हो जाता है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो थीम है वो सिर्फ पंडाल को एक थीम देना मकसद नहीं होता है, बल्कि एक सामाजिक सोशल मैसेज देना वो काफी अहम यहाँ पर होता है, जो हर बार हमें देखने को मिलता है। तो आपको बता दें कि कोई मंदिर तो कोई दुर्गा पंडाल में मां की आराधना करने के लिए यहाँ पहुंच रहा है। और खास बात यह है कि आम हो या खास, हर कोई मां की आराधना में लीन है। मुंबई में सितारे मां के दरबार में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं तो वहीं अंबानी फैमिली के नवरात्र महोत्सव में भी बड़े बड़े सितारे पहुंचे। अंबानी परिवार हर त्योहार को खास अंदाज में सेलिब्रेट करता है। इस बार भी पूरा परिवार शारदीय नवरात्र के ग्रैंड सेलिब्रेशन में शामिल हुआ। अंबानी परिवार ने अपने करीबी दोस्तों के साथ मिलकर धूमधाम से ये जश्न मनाया, जिसमें पूरा परिवार रंग बिरंगे कपड़ों में गरबा डांडिया करता हुआ नजर आया। अब आपको दिखाते हैं नवरात्र पर दिल्ली के झंडेवाला मंदिर की रौनक। सबसे पहले मैं आपको माता के दर्शन करवाना चाहूंगी कि किस तरीके से माँ का जो है श्रृंगार किया गया है, क्योंकि हर कोई जो है माँ की इसी झलक पाने को जो है आतुर है और हर कोई इन्हीं को ही देखना चाहता है, अपनी मनोकामना जो है उनके सामने रखना चाहता है। लेकिन जो भक्त अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे या दफ्तर में काम में व्यस्त है, तो उनके लिए ये एक झलक माता की कि किस तरीके से माँ के स्वरूप को पूरा साजा श्रृंगार जो है उनका वो किया गया है। और इस वक्त इस मंदिर की बात करूं तो पूरे धूमधाम से जो नवरात्र की रौनक है वो अपने चरम पर है। और हालांकि आज चौथा दिन है, माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन तीसरा नवरात्रा 2 दिन पड़ने की वजह से आज माँ चंद्र घंटा की जो है उपासना की जा रही है। और मंदिर प्रांगण में आप देख सकते हैं कि किस तरीके की आपको भक्तों की भीड़ जो है वो नजर आने वाली है। नवरात्र में मां जगदंबा की आराधना के साथ ही गरबा की गूंज भी सुनाई दे रही है। शहर शहर गरबा की धुन पर लोग थिरक रहे हैं, लेकिन सबका अपना अपना अंदाज है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है गली गली गरबा की हवा चली। जी हाँ, आपको बता दें अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से गरबा रास का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन उन सब में ऊर्जा और उल्लास एक जैसा ही है। फिर चाहे वो तलवार से गरबा हो या फिर अंगारों के साथ, इसमें जोश और जुनून एक जैसा ही है। शहर शहर गरबा की रौनक, भक्ति, संस्कृति और उत्सव का संगम। तलवार रास से शक्ति पूजन, अहमदाबाद से लेकर राजकोट तक, सूरत से लेकर मुंबई तक, दिल्ली से लेकर भोपाल तक गरबा के रंग देखने के लिए मिल रहे हैं। हर मैदान, हर क्लब, हर सोसाइटी गरबा महोत्सव में बदल चुकी है और सबसे खूबसूरत नजारा है गुजरात का। गुजरात में नवरात्रि का मतलब सिर्फ मां दुर्गा की भक्ति और आराधना नहीं है, बल्कि गरबा के जरिए यहाँ समाज को संदेश देना भी है। यहाँ लोग 9 दिनों तक अलग अलग वेशभूषा धारण करके नवरात्रि की महिमा को और खास बना देते हैं। वहीं ढोल नगाड़ों की थाप, रंग बिरंगी पोशाकें और मां के जयकारों से गूंजता मैदान दिखाते हैं कि गुजरात में गरबा सिर्फ नृत्य नहीं बल्कि भक्ति और आस्था का पर्व है।
यहाँ लोग 9 दिन तक माँ दुर्गा की अलग अलग रूपों में आराधना करते हैं और हर दिन की थीम के हिसाब से वेशभूषा धारण कर समाज को अलग अलग संदेश भी देते हैं। कहीं महिलाएं शिक्षा और सशक्तिकरण का संदेश देती हैं, तो कहीं युवा पर्यावरण संरक्षण और एकता का पाठ पढ़ाते हैं, तो कहीं गुजरात की परंपरा को गरबा के जरिए दिखाया जाता है। राजकोट का ये अनोखा गरबा सिर्फ मां की भक्ति और शक्ति का ही प्रतीक नहीं, बल्कि परंपरा और संस्कृति का भी आईना है। यहाँ हर साल नवरात्रि के दौरान राज पैलेस में आयोजित होने वाले इस गरबे में महिलाएं खास राजस्थानी और काठियावाड़ी परिधान पहनकर मां अम्बे की आराधना करती हैं। गुजरात का हर रंग निराला है और गरबा तो यहाँ की पहचान है। राजकोट में बेहद अलग ढंग से गरबा खेला गया। पारंपरिक वस्त्रों में महिलाओं ने मशाल हाथ में लेकर गरबा खेला। इस दौरान उनके सिर पर जलती हुई मटकी थी। तीन बार ही करते हैं हम, प्रैक्टिस की जरूरत है हमें 3 बार ही। रास आप करती हैं, कैसी अनुभूति होती है आपको? माँ साक्षात नव दुर्गा हमारे समक्ष वहाँ हमारे साथ वहाँ रास ले रही होती है, वैसा अनुभव होता है हमें। आस्था और भक्ति की तस्वीर वडोदरा में भी देखने के लिए मिली, जहां गरबा रास खेलने के लिए समूह ने देवी देवताओं की तरह वस्त्र पहने और हाथ में धनुष खड्ग लेकर पहुंचे। देवी देवताओं की तरह दिखते इन लोगों को गरबा खेलता देख सभी की नजरें उन पर टिक गईं। जूनागढ़ में कलाकारों ने सिर पर जलती मटकी और हाथ में मशाल पकड़कर गरबा रास किया। इन लड़कियों ने अपनी कला के माध्यम से महिषासुर वध का प्रसंग भी पेश किया। हम लोग हर साल जलती हुई इंद्राणी को हमारे सर पे रख के गरबा खेलते हैं। ये रास बहुत ही हार्ड है, पर माता जी की कृपा से हमें कोई तकलीफ नहीं होती और हमें बहुत ज्यादा मजा आता है ये रास खेलने में। जामनगर की ऐतिहासिक गरबा का अलग ही उत्साह है। छोटी छोटी बच्चियों ने ऐसा रंग जमाया जिसने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। 3 समूहों में बटी इन लड़कियों ने न सिर्फ पारंपरिक रास पेश किए, बल्कि तलवार रास, महाकाली तांडव और कृष्ण जन्मोत्सव जैसे मनमोहक प्रदर्शन भी किए। 12 साल से हम यहीं पर ही गरबी देखने आते हैं पूरे फैमिली के साथ। यहाँ पर 3 साल से लेकर 15 साल की बच्चियाँ यहाँ पर गरबा खेलने आती है और हमें पता चलता है कि गरबे का असली मतलब क्या है। मध्य प्रदेश के भोपाल के इस ग्राउंड को देख ऐसा लगा जैसे पूरा शहर गरबा खेलने पहुंचा हो। रंग बिरंगी झालरों से सजे ग्राउंड में लोगों ने जमकर गरबा खेला। असल में ये केवल गरबा नहीं, ये माँ की शक्ति का प्रतीक है, भक्ति और वीरता का ऐसा संगम जो बताता है कि नवरात्र सिर्फ पूजा का पर्व नहीं, बल्कि साहस, आस्था और संस्कृति को एक साथ जीने का उत्सव है। राजकोट से रौनक मजीठिया, जूनागढ़ से भार्गवी जोशी और झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात करते हैं भक्ति से शक्ति की। भारत ने आज रक्षा के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो कि रेल से भी बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च करके दुश्मनों को मिट्टी में मिला सकता है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है ट्रेन बन गई मिसाइल लॉन्चर। भारत ने पहली बार ट्रेन से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण करके इतिहास रच दिया। अग्नि प्राइम मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च करने के साथ ही भारत दुनिया की उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास रेल बेस्ड मिसाइल लॉन्चर है। अग्नि प्राइम मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। अगली पीढ़ी की इस मिसाइल में कई अत्याधुनिक खूबियां मौजूद हैं। इस खास उपलब्धि के बारे में जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी और इसके लिए उन्होंने DRDO और स्ट्रैटेजिक कमांड फोर्सेस को बधाई दी। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा। भारत ने अपनी मिसाइल शक्ति में एक नया कीर्तिमान जोड़ लिया है और इसके मुताबिक अब भारत रेल बेस्ड मोबाइल सिस्टम से भी एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर सकता है। अग्नि प्राइम वही 2000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है जिसको लेकर भारत ने परीक्षण किया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड और DRDO को शुभकामना देते हुए कहा कि भारत अब कुछ उन देशों की श्रेणी में शामिल हो चुका है जिनके पास अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है और वो भी मोबिलिटी की शक्ति के साथ, क्योंकि ये रेल बेस्ड मिसाइल सिस्टम त्वरित गति से मोबिलाइज किया जा सकता है। जहां जरूरत हो वहां इसे रेल से ले जाया जा सकता है और दुश्मन पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके पहले 20 अगस्त को अग्नि मिसाइल का परीक्षण किया गया जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर थी
और उससे पहले भी डीआरडीओ और स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड ने अग्नि 1 और पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ और स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड लगातार अपनी मिसाइल्स की क्षमताओं को बढ़ाने और परखने को तवज्जो दे रहे हैं और इसी से लगातार भारत का मिसाइल पावर बढ़ रहा है। देखिए, डिफेंस एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि ये उपलब्धि रक्षा क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। उनके मुताबिक रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से देश की सामरिक रक्षा क्षमताओं में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। आज का युद्ध जैसे हम देख रहे हैं किस प्रकार से ड्रोन और मिसाइल्स का युद्ध, हमने देखा किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में मिसाइल्स का भरपूर इस्तेमाल किया गया। ऐसे में बड़ा ज़रूरी है कि हम एक फ्लेक्सिबिलिटी रखें, क्योंकि जो हमारे मिसाइल लॉन्च साइट्स हैं वो अगर पाकिस्तान या दुश्मन की नज़र में वो वहाँ पे अटैक करके उसको बर्बाद कर सकते हैं, परंतु अगर रेल के ऊपर बेस्ड हैं तो वो हम उनको पता है कि यहाँ पे, लेकिन हम उनको 50-100 किलोमीटर बाई ट्रेन वहाँ ले जाके वहाँ से फायर कर दिया, उसके बाद फिर लौटा के तीसरी जगह पे ले गए तो उनको पता नहीं चल पाएगा। एक हमारा सरप्राइज फैक्टर बना रहेगा। जब सरहद की ओर दुश्मन ने देखने की हिमाकत की तो वो हिफाजत के लिए खड़ा हुआ। जब किसी ने देश की सीमा को भेदने की कोशिश की तो वो आसमान में ढाल बनकर खड़ा हुआ। जब नापाक हरकतों से किसी ने देश की संप्रभुता को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो उस सोच, उस ताकत के परखच्चे उसने उड़ा दिए। हम बात कर रहे हैं आसमान के अजय योद्धा MiG-21 की, जिसके 62 साल की सेवा के बाद अब विश्राम करने का समय आ गया है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है आखिरी बार आसमान के सिकंदर की दहाड़। जी हाँ, 1963 से भारतीय वायुसेना की शक्ति का प्रतीक MiG-21 शुक्रवार को रिटायर हो रहा है। उसको भव्य विदाई देने के लिए चंडीगढ़ एयरबेस पर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। आसमान का अजय योद्धा, सरहदों का बाहुबली रक्षक, जंग में दुश्मनों का काल, बासठ साल तक लगातार देश की सेवा में समर्पित MiG-21 रिटायर हो रहा है। This is the final salute to the MiG-21. 1963 में भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन में शामिल होने वाला मिकोयेन ग्यूरोविच, जिसे MiG-21 के नाम से जाना जाता है, वो अब विदा होने जा रहा है। MiG-21 के साथ वायुसेना के एक ऐसे अध्याय का अंत हो रहा है जिसके हर पन्ने पर अदम्य शौर्य और पराक्रम की कहानी लिखी हुई है। चंडीगढ़ एयरबेस पर पहली बार वायुसेना में शामिल होने वाले MiG-21 के आखिरी विदाई की तारीख 26 सितंबर यानी शुक्रवार को मुकर्रर कर दी गई है। जहां से MiG-21 ने वायुसेना के साथ अपना सफर शुरू किया, वहीं पर उसको आखिरी विदाई दी जाएगी और सेना के वायु वीरों के साथ कदम से कदम मिलाकर दुश्मनों को नेस्तो नाबूद करने वाले इस पराक्रमी लड़ाकू विमान को आखिरी सलामी खुद सेना प्रमुख AP सिंह देंगे। MiG-21 की आखिरी कुछ सॉर्टीज और आखिरी कुछ लैंडिंग्स हैं जो अनगिनत ऑपरेशंस के बाद हमेशा सफल रहीं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 60 सालों के बाद एक बार फिर MiG-21 इस तरह की सॉर्टीज कर रहा है और एक बार फिर बता रहा है कि कैसे उसने सबसे लंबे अरसे तक भारतीय वायुसेना का शौर्य और साहस बढ़ाया, भारत को विजय दिलाई। भारतीय वायुसेना के इतिहास के सबसे लंबे सहयोगी MiG-21 को भावुक विदाई देने की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। बुधवार को चंडीगढ़ में इस खास लड़ाकू विमान के विदाई समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। वायुसेना के फाइटर पायलटों के लिए यह बेहद भावुक क्षण है, क्योंकि उन्होंने MiG के जरिए ही आसमान में दुश्मनों को छलने की कुशलता हासिल की, दुश्मनों को आकाश से मिट्टी में मिलाने का हुनर जाना, अपने पराक्रम से अपने शत्रुओं को परास्त करने की चाल समझी। भारतीय वायुसेना में शायद ही कोई ऐसा पायलट होगा जिसने MiG के जरिए अपने हुनर का परीक्षण नहीं किया होगा। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ कैमरे के सामने, बट अगर बताएं जो जितने हमारे वेटरन आ रहे हैं जिन्होंने इस जहाज़ को उड़ाया है 1971 में कारगिल के दौरान,
सबके मन में यही है कि ये जहाज़ अब इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड ओवर ये कहीं नहीं उड़ रहा है। भारत की ओर आंख उठाकर देखने का दुस्साहस करने वाले दुश्मनों के कलेजे पर MiG-21 महाकाल बनकर टूटा। फिर चाहे वो 1965 में भारत पाकिस्तान की जंग हो या हाल का ऑपरेशन सिंदूर, MiG-21 का खौफ दुश्मनों के सिर चढ़कर बोलता रहा। 1971 में ढाका में मिग की बमबारी के बाद ही पाकिस्तानी सेना ने भारत के आगे घुटने टेक दिए थे। MiG-21 के जीन्स रूसी हैं, लेकिन ये हर मौके पर अमेरिका में बने फाइटर जेट्स पर भारी पड़ा। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद शूरवीर पायलट अभिनंदन ने मिग से ही अत्याधुनिक F-16 को धूल चटा दी थी। मिग की शौर्य गाथाओं से भारतीय वायुसेना का इतिहास भरा हुआ है। ऐसे में इस खास फाइटर जेट को ऐतिहासिक विदाई दी जा रही है। इस विदाई के लिए इन्हें इनके स्किन को तिरंगे से सजाया गया है। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह खुद सॉटी भरकर इन विमानों को अलविदा कहेंगे। ये वो मौका है जब हमेशा के लिए MiG-21 को सर्विस से निवृत्त कर दिया जाएगा। शुक्रवार के बाद MiG-21 भारतीय वायुसेना के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। भले ही वो वायुवीरों के जादुई स्पर्श से दूर हो जाएगा, लेकिन उसकी यादें, उसकी कहानियां, उसका पराक्रम और शौर्य सदैव इनके साथ रहेगा। 62 साल सेवा देने के बाद मिग रिटायर हो रहा है, लेकिन इस भरोसे के साथ उसकी जगह अब सरहद की ढाल बनकर तेजस खड़ा होगा और पहले से ज्यादा ताकत के साथ दुश्मनों की हिमाकत पर पलटवार के लिए तैयार होगा। शिवानी शर्मा, चंडीगढ़, गुड न्यूज टुडे। भारत तेजी से अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रिन्यूएबल एनर्जी की ओर रुख कर रहा है। ऐसे में आपको खेतों से लेकर घरों की छतों तक सोलर पैनल लगे हुए दिखाई देंगे, लेकिन हम आपको दिखाने जा रहे हैं पानी पर तैरते पावर हाउस को। छत्तीसगढ़ में पानी के सतह पर तैरने वाला सोलर प्लांट का उद्घाटन हुआ। ऐसे में जो हमारी अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज है वो है लहरों पर तैरते सोलर स्टेशन से रोशन उम्मीदें। जी हाँ, देखिए भिलाई में एक ऐसी पहल की गई है जिससे न केवल बिजली का उत्पादन हो रहा है, बल्कि इससे मिलने वाली क्लीन और ग्रीन एनर्जी से पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी लोगों तक पहुंच रहा है। घरों की छतों पर तो सोलर पैनल अक्सर देखे होंगे, लेकिन अब छतों पर ही नहीं बल्कि लहरों पर तैरते सोलर स्टेशन भी देखने को मिल रहे हैं। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के भिलाई की हैं, जहां मरोदा एक जलाशय पर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट तैयार किया गया है। पानी की सतह पर तैरते सोलर पैनल छत्तीसगढ़ में ग्रीन एनर्जी की नई पहचान है। इतना ही नहीं, ये छत्तीसगढ़ का पहला 15 मेगावाट क्षमता वाला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में प्रथम फ्लोटिंग सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ब्लैशल प्लांट का यह जलाशय है। इसमें सोलर प्लांट लगाया गया। सोलर ऊर्जा के जो प्लेट है वो पानी में तैर रहे हैं और ये 15 मेगावाट का है, क्योंकि समय के अनुसार अब संयंत्र को भी अपने उत्पादन को बढ़ाना है और पर्यावरण को बचाना है, तो ब्लैशल प्लांट ने एक अभिनव तरीका अपनाया है। ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट न केवल ग्रीन एनर्जी ऊर्जा के उत्पादन में मदद करेगा, बल्कि ग्रीन स्टील बनाने की दिशा में भी एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा, क्योंकि पानी पर पैनल लगाने से जमीन की बचत होगी और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट 80 एकड़ जल क्षेत्र में फैला है, जिसे करीब 111.35 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। खास बात यह है कि ये 15 मेगावाट क्षमता वाला फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, जो हर साल लगभग 34.25 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन करेगा। इस परियोजना से हर साल 28,400 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी और 0.23 लाख टन कोयले की बचत होगी। 15 मेगावाट का सोलर पावर इंस्टॉलेशन है। ये छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर इंस्टॉलेशन है और ये छत्तीसगढ़ भिलाई शहर और छत्तीसगढ़ के लिए एक तो गर्व की बात है और हम लोग का ये पहला इनिशिएटिव है। आगे हम लोग और भी प्लान कर रहे हैं।
ये 15 मेगावाट जो बना है उसके बाद में हम लोग नंदिनी में बनाएंगे सोलार पावर, मरोदा 2 में भी बनाने का हम लोग प्लान कर रहे हैं। भारत इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड और एनटीपीसी यानी राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम ने मिलकर ये प्लांट तैयार किया है। फिलहाल ये मरोदा 1 परियोजना संयंत्र में ग्रीन एनर्जी उपलब्ध कराने की दिशा में पहला कदम है, लेकिन जल्द ही दूसरे जगहों पर ऐसी ही परियोजनाओं की शुरुआत की जाने वाली है। ये हमारा सेल के साथ प्रीमाइसेस में पहला प्लांट है 15 मेगावाट फ्लोटिंग का। इसके अलावा हमने भिलाई में ही एक मरोदा 2 रिजर्वर में 20 मेगावाट का प्लान अभी सबमिट किया हुआ है, और एक नंदिनी एयर स्ट्रिप एरिया है उसमें 25 मेगावाट हम लोग सबमिट किया है, तो उसका भी जल्दी अप्रूवल होने की उम्मीद है। इसके अलावा हम लोग सेल के बोकारो प्लांट्स में भी हम लोगों ने 2 प्लांट्स के लिए 20 मेगावाट और 30 मेगावाट के लिए प्रपोजल सबमिट किया है। उसमें भी हमें उम्मीद है कि जल्दी उसमें हमको अप्रूवल मिल जाएगा और उसमें काम शुरू हो जाएगा। एक्चुअली से हमारे एनटीपीसी जो प्रमोटर है उसको ग्रीन पावर का फ़ायदा हो रहा है, पावर सेक्टर में ग्रीन पावर बढ़ रहा है, और सेल को इस पावर से ग्रीन स्टील प्रोड्यूस होगा। ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा क्षेत्र में नया अध्याय जोड़ रहा है। ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट अब भिलाई की नई पहचान बन गया है। जलाशय में सोलर पावर प्लेट्स लगाकर छत्तीसगढ़ न केवल ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल कर रहा है, बल्कि वो पूरे देश को पर्यावरण के संरक्षण का भी संदेश दे रहा है। रघुनंदन पंडा, दुर्ग, छत्तीसगढ़, गुड न्यूज टुडे। जब लोगों के पास जुनून होता है तो बाधाएं भी हार मानकर उसके हौसले का सम्मान करती है। ऐसे ही एक कलाकार हैं मुंबई के नितिन खरात। दिव्यांग होने के बाद भी खरात ने कभी हार नहीं मानी और अब उन्होंने जापान में आयोजित एक प्रतियोगिता में पेंटिंग बनाने का अंतर्राष्ट्रीय मारुबेनी अवार्ड जीता है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी हुई है। हमारी न्यूज है बाधाओं के आगे जुनून वाली जीत। लेकिन नितिन ने बाबा साहेब अंबेडकर की एक खूबसूरत पेंटिंग बनाकर ये अवार्ड प्राप्त किया है। हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दुबे ने नितिन से बात की, तो आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। छोटे से घर की दीवारों में ये जो तस्वीरें लगी हैं वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। आर्टिस्ट ने अच्छा खासा समय दिया होगा और बहुत ही सोच के साथ इन पेंटिंग्स को बनाई है। यही वजह है कि मुंबई में, महाराष्ट्र में, देश में और अब विश्व में इस तरह की पेंटिंग्स अच्छा खासा नाम कमा रही हैं और अवार्ड भी देश ले आ रही हैं। हमारे साथ पेंटर इस समय नितिन खरात मौजूद हैं और इन्हें जापान से अवार्ड मिला है। जो जापान का आर्ट टू आर्ट एग्जीबिशंस, जो इंटरनेशनल का जो एग्जीबिशंस हुआ है, जो वहाँ पे तरह तरह के इंटरनेशनल के जो आर्टिस्ट लोग पार्टिसिपेट्स करते हैं, उसमें से एक पेंटिंग मेरा भी जो इंडिया से सेलेक्ट हुआ, जो लॉर्ड बुद्धा का एक पेंटिंग मैंने बनाया था। कश्मीर में विकास और पर्यटन को रफ्तार देने के लिए खास आयोजन किया जा रहा है। 2 नवंबर को श्रीनगर में कश्मीर मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के हिस्सा लेने की संभावना है। ऐसे में हमारी 7वीं और आखिरी जो गुड न्यूज है वो है घाटी में पर्यटन के लिए मैराथन। जी हाँ, आपको बता दें कि 2 नवंबर को वो तारीख है जब धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में पूरे देश से आए धावक कश्मीर मैराथन के दूसरे संस्करण में हिस्सा लेने के लिए श्रीनगर पहुंचेंगे। नवंबर महीने की नर्म धूप और सुर्ख पड़ चुके चिनारों के पत्तों से सजे मनोरम दृश्यों के बीच घाटी की सड़कों पर धावकों की धमक सुनाई देगी। 42 किलोमीटर के इस मैराथन में प्रतियोगियों को डल लेक, मुगल गार्डन और चिनार के बागों के बीच से दौड़ने का मौका मिलेगा। इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।